हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी मंत्रा के मंच पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप अपने गोल को पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहिएगा। पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ लगे रहिए अपने गोल को पाने के लिए। और अभी हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है पूरी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मैक्सिमम लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। पहला प्रश्न है हमारे सामने, सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारे सामने, दक्षिणी कोरिया, चीन, जापान या फिर उत्तर कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, मोढेरा, माधवपुर, खवदा या फिर अजरखपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोढेरा। जो है इसको 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बेरनाक। पहली बात तो तीनों के नाम याद रखने हैं, बेन एस बेरनाक के और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिगवेल को। इन तीनों लोगों को जो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इनको ये जो नोबेल प्राइज़ है वो किसके लिए दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है? ऑप्शन है हमारे सामने, श्रम अर्थशास्त्र में योगदान के लिए। बी ऑप्शन है, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए। या फिर नीलामी सिद्धांत और आविष्कारों में सुधार के लिए, नए नीलामी प्रारूपों में सुधार के लिए इनको ये दिया गया है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ से एक नए क्वेश्चन बनेगा, किसी न किसी एक प्राइज से तो बनेगा ही। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, और मैं कोशिश करूँगी कि एक पूरी कंप्लीट वीडियो नोबेल प्राइज़ पे भी बना के दूँ आप लोगों को। चलिए शुरू देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। हॉकी इंडिया अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है हमारे सामने, रमनदीप सिंह, भारत छेत्री, दिलीप तिर्की या फिर PR श्रीजेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की। जो है इनको ये अध्यक्ष, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? ऑप्शन है हमारे सामने, कुन्ना, थुकल, पुल्लमपारा, विलापी या फिर कल्लार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुल्लमपारा। जो है इसको ये पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला जो है वो कौन बनी है? ऑप्शन है हमारे सामने, अन्ना किकीना या फिर जोहाना मैसलिंगर या फिर सामंथा क्रिस्टोफोरेटी या फिर येलेना सोरोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। जो है ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली यूरोपीय महिला बनी है जो कि इसकी कमान संभालेंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं ये? ऑप्शन हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पाए गए हैं।
अगला प्रश्न हमारे सामने, संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया है? ऑप्शन है हमारे सामने पटना, अहमदाबाद, वाराणसी या फिर नई दिल्ली। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन हमारे सामने है भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश जो है इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है और नेपाल को हरा के इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो भी सम्मेलन होते हैं वो कहाँ पे हुए, इस क्या थीम थी उनकी, तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑप्शन है इसके हमारे सामने ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, भारत या फिर चीन। तो इसका जो इसकी अध्यक्षता करेगा दक्षिणी अफ्रीका। अगला प्रश्न है, क्रिकेट महिला एशिया विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है हमारे सामने भारत, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात या फिर बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश जो है ये एशिया क्रिकेट महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? किसने की है? ऑप्शन है हमारे सामने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है इन्होंने ऐसी घोषणा की है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे सामने है 29 सितंबर को मनाया जाता है, 17 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है या फिर 23 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो कहाँ पर की गई है ये? ऑप्शंस हमारे सामने है फ्रांस, भारत, यूएसए या फिर जर्मनी। उसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए जो है ये यूएसए में ये बैठक आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे सामने है 11 सितंबर, 9 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 13 सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को जो है ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हमारे सामने है 15 सितंबर को मनाया जाता है, 13 सितंबर, 11 सितंबर या फिर 10 सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? ऑप्शन हमारे सामने है पथरी या फिर गोंड, धूरी या फिर नायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड जो जनजाति है इसको अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन हमारे सामने है राजेश पायलट, जीएम बालयोगी, गोपीनाथ मुंडे या फिर जनरल विपिन रावत। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत के नाम पर किबिथु सैन्य शिविर का नाम रखा गया है। और जो किबिथु है ये कहाँ पर है? तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी पॉइंट है, मतलब भारत का जो है सबसे पूर्वी पॉइंट का है तो ये किबिथु है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शंस हमारे सामने है
संयुक्त अरब अमीरात, कतर, श्रीलंका या फिर भारत। तो दोस्तों हमारा भारत जो है ये इस बारी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र जो है ये भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शंस हमारे सामने है, मध्य प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र जो है ये शुरू किया जाएगा। अब जो है हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के सारे ही, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। क्वेश्चन है हमारे सामने, हर्यक वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं इसके, शिशुनाग, बिंबिसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। और ये बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की। 544 ईसा पूर्व में इन्होंने की। और ये जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एंड तीसरी बात जो है, इनकी जो हत्या है वो इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इनकी राजधानी जो थी है वो राजगृह में थी। अगला प्रश्न देखेंगे, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, महापद्मनंद, शिशुनाग, चंद्रगुप्त, वसुदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। और इसने जो है जो ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था उसको पराजित करके, नागदशक था, नागदशक को इन्होंने पराजित करके अपने शिशुनाग वंश की स्थापना की। और अपनी राजधानी जो थी, राजधानी क्योंकि पहले राजगृह थी तो राजगृह को राजधानी परिवर्तित करके इन्होंने वैशाली में ले आई है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्यक वंश की राजधानी थी कहाँ पर थी? तो राजगृह में थी, वैशाली में थी, पाटलिपुत्र में थी या फिर प्रतिष्ठान में थी। तो हर्यक वंश की जो राजधानी थी वो राजगृह में थी, मैंने अभी बताया ऑलरेडी आपको, ये राजगृह में थी। और जो मतलब बिंबिसार ने इसकी स्थापना करी। फिर बिंबिसार के बाद इनका पुत्र आया अजातशत्रु ने इनकी हत्या करके, और ये जो है अजातशत्रु गद्दी पर बैठ गए। फिर इनके पुत्र की हत्या करके उदयन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, और उदयन ने अपने पिता की हत्या करके वो फिर जो है मतलब सम्राट बन गए। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपनी राजधानी थी वो नाम परिवर्तित करके उसका इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना करी। ठीक है, पाटलिपुत्र की जो स्थापना थी वो उदयन ने करी, लेकिन वो पाटलिग्राम के नाम से मतलब इसकी स्थापना करी। बाद में इसका नाम पाटलिग्राम का नाम पाटलिपुत्र पड़ गया। देखेंगे अपना अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश की राजधानी थी कहाँ पर थी इनकी? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या फिर थानेश्वर। तो इन्होंने जो है शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? वैशाली में बनाई, क्योंकि पहले जो है हर्यक वंश था तो हर्यक वंश की राजधानी थी राजगृह, लेकिन इन्होंने मतलब राजधानी को परिवर्तित करके वैशाली को अपनी राजधानी बना लिया। अगला प्रश्न हमारा, किसने नंद वंश की स्थापना की? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त, वसुदेव या फिर सिमुक। तो ये नंद वंश की जो स्थापना है ये महापद्मनंद ने की। अगला प्रश्न है, नंद वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो नंद वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, मगध, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर वैशाली। तो इनकी जो नंद वंश की राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी। और मैंने बताया अभी इसकी स्थापना पाटलिपुत्र की किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन ने पाटलिग्राम के नाम से पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, मौर्य वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। तो बताइए मौर्य वंश की स्थापना बिंबिसार ने की, गलत बात है, क्योंकि बिंबिसार ने किसकी की थी? हर्यक वंश की स्थापना करी। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो बिंबिसार ने नहीं की, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये स्टेटमेंट
जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य है, ये सही हो जाएगा। देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन हमारे सामने है महापद्मनंद, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र या फिर सिमुक। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना करी, जबकि महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है शुंग वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन से हमारे सामने है वसुदेव, सिमुक, पुष्यमित्र सुंग या फिर चंद्रगुप्त। तो पुष्यमित्र सुंग ने जो है ये शुंग वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है कनव वंश की संस्थापक कौन थे? तो कौन था ये? ऑप्शन हमारे सामने है सिमुक, चंद्रगुप्त, वसुदेव या फिर श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वसुदेव ने जो है कनव वंश की स्थापना करी, जबकि चंद्रगुप्त जो था इन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना करी, और सिमुक जो थे इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन की स्थापना सिमुक ने की। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारे सामने सातवाहन वंश की स्थापना वसुदेव ने की। तो ये स्टेटमेंट गलत है एकदम से। वसुदेव ने किसकी करी थी? इन्होंने कनव वंश की स्थापना करी वसुदेव ने, और सातवाहन वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये भी ऑप्शन एकदम से गलत है। तो उस तरह से हमारा जो है दोनों कथन असत्य हो जाएंगे, कोई भी कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न हमारा सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं वसुदेव, सिमुक, श्रीगुप्त या फिर तोरणमाल। तो सातवाहन वंश जो था इसके संस्थापक थे सिमुक। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी। अगला प्रश्न देखेंगे सातवाहन वंश की राजधानी थी तो कहाँ पर थी? ऑप्शन हमारे सामने है पुरुषपुर, प्रतिष्ठान, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो सातवाहन की जो राजधानी थी ये थी प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल, कुडफिसस है ये, कुडफिसस या फिर विम कुडफिसस, सिमुक या फिर वसुदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुजुल कुडफिसस जो था इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना करी, और इन्होंने सोने की सिक्के चलाए, पहली बार सोने के सिक्के चलाए इन्होंने। जबकि जो ये थे सिमुक जो था, सिमुक ने किसकी स्थापना करी थी? सातवाहन वंश की स्थापना करी थी, और वसुदेव ने कनव वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। एकदम सत्य है ये, और गुप्त वंश की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। तो ये भी कथन जो है एकदम सही है। इस तरह से कथन 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने वर्धन वंश की स्थापना किसने की? वर्धन वंश की जो स्थापना है ये किसने की? तो ऑप्शन हमारे सामने है पुष्यमित्र, नरहरि, विजयालय या फिर दंती दुर्ग ने। तो वर्धन वंश की जो स्थापना है ये पुष्यभूति ने करी, जबकि दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूटों की स्थापना करी। अगला प्रश्न देखेंगे वर्धन वंश की राजधानी जो है वो कहाँ पर थी? ऑप्शंस हमारे सामने है थानेश्वर, सियालकोट, पाटलिपुत्र या फिर प्रतिष्ठान। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा थानेश्वर। जो है ये वर्धन वंश की राजधानी थी। थानेश्वर भी थी और साथ में कन्नौज भी थी, इनकी 2 राजधानियाँ थी। अगला प्रश्न है चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे चोल वंश के संस्थापक? ऑप्शन हमारे सामने है सिंहवर्मन, विजयालय, पुष्यभूति या फिर तोरणमाल। तो चोल वंश जो था इनके संस्थापक थे विजयालय। अगला प्रश्न है
चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, कांचीपुरम, तंजौर, थानेश्वर या फिर पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकी जो राजधानी थी, चोलों की राजधानी, वो थी तंजौर में। जबकि पाटलिपुत्र कहाँ पर थी हम पहले पढ़ चुके हैं। हिरण्यक वंश जो था, नहीं, हिरण्यक वंश की तो राजगृह थी। उसके बाद में जो ये था नंद वंश था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और थानेश्वर अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये जो है वर्धन वंश की राजधानी थी। और कांचीपुरम जो है ये पल्लव वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के संस्थापक थे। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, विजयालय, सिंह वर्मन चतुर्थ या फिर दंती दुर्ग या फिर मयूर शर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह वर्मन चतुर्थ जो थे, इन्होंने पल्लव वंश की स्थापना करी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। कौन थे ये? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, सिंह वर्मन, दंती दुर्ग, जयसिंह प्रथम या फिर विष्णुवर्धन। तो इनका जो है ये दंती दुर्ग जो थे, इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी कहाँ पर थी? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, मान्यखेत, कांचीपुरम, तंजौर या फिर वातापी। तो इसका मान्यखेत जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। मान्यखेत थी इनकी राजधानी, जबकि तंजौर जो थी ये चोलों की थी, चोलों की राजधानी थी। और कांचीपुरम जो थी पल्लव की राजधानी थी। अगला प्रश्न हमारा, होयसल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, विष्णुवर्धन, जयसिंह प्रथम, दंती दुर्ग या फिर श्रीगुप्त। तो होयसल वंश की जो स्थापना है ये विष्णुवर्धन ने की। अगला प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं, वेगई, द्वार समुद्र, देवगिरी या फिर वनवासी। तो इनकी जो राजधानी थी ये थी होयसल वंश की द्वार समुद्र। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक थे। कौन थे पाल वंश के संस्थापक? ऑप्शन हमारे सामने हैं, सामंत सेन, गोपाल, मयूर शर्मन या फिर धर्मपाल। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे ये गोपाल जो था, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी। जबकि सामंत सेन जो थे ये सेन वंश के संस्थापक थे। और धर्मपाल जो थे इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस तरह से हमारे हिस्ट्री के प्रश्न पूरे हुए। अब आगे देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, 7 पहाड़ियों का नगर है। ऑप्शंस हैं, मुंबई, यूनान, रोम या फिर सिंगापुर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रोम जो है ये 7 पहाड़ियों का नगर बोला जाता था। अगला प्रश्न है, एंटलीस का मोती किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे सामने, रोम, शिकागो, क्विटो या फिर क्यूबा। तो एंटलीस का मोती जो है ये क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने, बेगई नदी, यांगत्जी नदी, वांगू नदी या फिर मिकांग नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांगू नदी जो है ये चीन का अशोक इसको कहा जाता है। जबकि यांगत्सी जो है ये चीन की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न हमारा है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हमारे सामने है, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, इक्वेडोर या फिर सिंगापुर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोरिया जो है इसे लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्विकर सिटी की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शंस हमारे सामने है, क्यूबा, फिलाडेल्फिया, कोरिया या फिर फिनलैंड। उसका राइट आंसर हो जाएगा फिलाडेल्फिया को क्विकर सिटी की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, पश्चिम का बेबीलोन की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शंस क्या है हमारे सामने, टर्की, ग्रीस, पोलैंड या फिर रोम।
तो पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा गया है। अगला प्रश्न है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड की संज्ञा दी गई है, किसे दी गई है? ऑप्शन हमारे सामने है, ब्राज़ील, नॉर्वे, क्यूबा या फिर भारत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा जो है, इसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, रोम या फिर कोरिया। तो नॉर्वे को जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, नॉर्वे, जिब्राल्टर, फिनलैंड या फिर स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इटर्नल सिटी की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शंस हमारे सामने है, क्यूबा, शिकागो, रोम या फिर क्विटो। तो इसका राइट आंसर है रोम जो है, इसको इटर्नल सिटी की संज्ञा दी गई है। और पश्चिम का बेबीलोन जो है वो भी रोम को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, कोरिया, क्विटो, फिनलैंड या फिर नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्विटो को निरंतर बहने वाले झरनों की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, स्पेन, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड या फिर इटली। तो दोस्तों ये स्विट्ज़रलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, आयरलैंड, एबरडीन, फ्रैंकफर्ट या फिर लियोन। तो ये एबरडीन को जो है ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है हमारे सामने, ग्रीस, वेनिस, रोम या फिर एथेंस। वेनिस को ये कहा जाता है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिर डेनमार्क। तो लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ केक्स के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, बेल्जियम, ऑक्सफोर्ड, न्यूजीलैंड या फिर स्टॉकहोम। तो लैंड ऑफ केक्स के नाम से स्कॉटलैंड को कहा जाता है ये। ऑप्शन है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, मिस्र, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर म्यांमार। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है ये म्यांमार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, रोम, मुंबई, कोलंबो या फिर लाओस। तो ये मुंबई को 7 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है, जबकि 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से रोम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो किसको कहा जाता है ये? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, टोक्यो, क्योटो, ओसाका या फिर नगोया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब हमारे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूरी तरह से संभावना है प्रश्न बनने की। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं?
ऑप्शंस हमारे सामने हैं यूएसएसआर, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा जो है वो किसको कहा गया है? ऑप्शन हमारे सामने है, भाग 1 को कहा गया है, भाग 2 को कहा गया है, भाग 3 को कहा गया है या फिर भाग 4 को कहा गया है। तो दोस्तों भाग 3 जो है इसको भारत का अधिकार पत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भाग 3 में क्या है, हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है यहाँ पर, तो इसीलिए इस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, कहाँ से कहाँ तक है ये? ऑप्शन 1 है आर्टिकल 1 से 4 तक, बी है आर्टिकल 5 से 11 तक, सी है आर्टिकल 12 से 35 तक या फिर आर्टिकल 36 से 51 तक। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 जो है ये आर्टिकल 12 से स्टार्ट होके आर्टिकल 35 तक है। जबकि जो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 1 से 4, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संघ का वर्णन है पूरा, भारत और उसके संघ। और दूसरा जो है ये भाग 5 से लेकर के आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, तो यहाँ पर नागरिकता का उल्लेख है। इसका उल्लेख है नागरिकता का उल्लेख। और लास्ट ऑप्शन जो है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, तो यहाँ पर हमारे डीपीएसपी जो है ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन है। तो इस तरह से जो है हमारे सारे भाग क्लियर हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? ऑप्शन हमारे सामने है, अनुच्छेद 221 और 124 के तहत, या फिर अनुच्छेद 226 और 32 के तहत, या फिर अनुच्छेद 211 और 314 के तहत, या फिर अनुच्छेद 226 और 32 के तहत। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जा सकता है और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इस तरह से ये प्रश्न हुआ हमारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? ऑप्शन है हमारे सामने, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया। जबकि जो यह 36वां संविधान, इसके द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को मतलब शामिल किया गया था भारत में, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? ऑप्शन हमारे सामने है, 1931 के कराची अधिवेशन में, या फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, या फिर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, या फिर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो उसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ये 1931 के कराची अधिवेशन में जो है सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग कांग्रेस के मन से की गई। और इस अधिवेशन की जो मतलब वो थी अध्यक्षता थी वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और जो अधिकारों की मांग की जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और ये जो था हमारा 29वां लाहौर अधिवेशन ये लाहौर में हुआ था, और यहाँ पर हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और ये जो है 1920 वाला जो अधिवेशन है ये कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और यहाँ पर जो है सबसे पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो पास किया गया था। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता ये भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 19। तो अस्पृश्यता का जो अंत है ये आर्टिकल 17 के द्वारा किया गया, जबकि आर्टिकल जो 18 है यहाँ पे सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है। और आर्टिकल 19 ये समानता का अधिकार है हमारा, और ये 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, और आर्टिकल 16 जो है ये अवसर की समानता का अधिकार है।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है? तो अवसर की समानता का जो प्रावधान है किसके तहत किया गया है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16 के तहत अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जबकि आर्टिकल 17 जो है अभी हमने बात करी, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और आर्टिकल 18 के द्वारा सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है। अब अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, तो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है समानता का अधिकार? आर्टिकल 19 से 22 तक, या फिर आर्टिकल 23 से 24 तक, या फिर आर्टिकल 25 से 28 तक, या 14 से 18 तक। तो उसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है ये हमारा समानता का अधिकार दिया गया है, समानता का। जबकि आर्टिकल 19 से 22 तक ये हमारा क्या है, इसमें क्या है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23 से 24 जो है ये मतलब किसी भी प्रकार के बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है, और जो 25 से 28 है इसमें क्या है, इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से किस वर्ष हटाया गया? तो कहाँ, ये कब हटाया गया? ऑप्शन हमारे सामने है 1975, 1976, 1977 या फिर 1978। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसको मूल अधिकारों से हटा लिया गया। अगला प्रश्न है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शंस हमारे हैं इसमें, पहला है आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 23। तो ये जो है इसका आंसर आर्टिकल 20 है। इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। जबकि आर्टिकल 21 जो है ये जीवन जीने का अधिकार है, और 19 जो है क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और जो ये है 23 है ये किसी भी प्रकार के बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अनुच्छेद 21 का के तहत किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं 14 से 18 वर्ष, 4 से 12 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21 का में किया गया। और कब किया गया? ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ये 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन है 20 और 21 में, 21 व 22 में, 22 व 23 में, या फिर आर्टिकल 23 और 24 में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23 व 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 24। तो जो है ये आर्टिकल 23 में प्रावधान किया गया है, जबकि आर्टिकल 24 में जो है ये बच्चों के विरुद्ध। किस शहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? तो कहाँ पर किया है इन्होंने ये? ऑप्शन है हमारे सामने अहमदाबाद, सूरत, मुंबई या लखनऊ।
तो उसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया। यह महिला उद्यमियों को समर्पित ये जो मंच है वो उद्यमियों के नवाचार और स्टार्टअप प्रयासों को बढ़ावा देगा और महिला उद्यमियों को विभिन्न सरकारी और निजी उद्यमियों से ये जोड़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये महिलाओं के लिए। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, भौतिक विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों द्वारा किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया गया है। नोबेल का जो है इस बारी फिजिक्स का नोबेल 3 लोगों को दिया गया, तो किस काम के लिए दिया गया उनको। ऑप्शन है हमारे सामने, क्वांटम यांत्रिकी के लिए दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम यांत्रिकी के लिए इनको इस बारी दिया गया है। देखेंगे इसका डीप एक्सप्लेनेशन। भौतिक विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को क्वांटम यांत्रिकी पर उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने सुलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं पर प्रयोग किए जहां अलग अलग कण इकाइयों की तरह व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2022 नानसेन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है। किसको दिया गया है ये पुरस्कार। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, एंजेला मार्केल, जस्टिन ट्रूडो, जो बिडेन, या फिर नरेंद्र मोदी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एंजेला मार्केल को ये पुरस्कार दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा दिए गए नानसेन पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है और एंजेला मार्केल को सीरियाई संघर्ष के दौरान हिंसा से भागने वाले 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को आश्रय प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो कौन सा एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन है हमारे सामने, दक्ष, अक्ष, नयन, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दक्ष एप्लीकेशन जो है ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक नई सुपर टेक पहल दक्ष की इन्होंने शुरुआत की है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो भी किसी बेसिकली टर्म से रिलेटेड होते हैं तो आने की संभावना उनकी रहती है। और यह केंद्रीय बैंक की उन्नति निगरानी प्रणाली है जिससे पर्यवेक्षीय प्रक्रियाओं को और अधिक उन्नत बनाने की उम्मीद है। दक्ष निर्बाध संचार के लिए निरीक्षण, योजना और निष्पादन और साइबर घटनाओं आदि रिपोर्ट को और ये सशक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों सहित किस एक व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो किसको दिया गया है। ऑप्शन है हमारे सामने, एलिस बिलियात्स्की, एनी अर्नाल्ड, कैलाश सत्यार्थी, एनी एनॉक्स। तो एक तो दिया गया है रूस यूक्रेन मानवाधिकार मतलब इस संगठन को दिया गया है, और दूसरा दिया गया है एलिस बिलियात्स्की को, ठीक है। और एनी एनॉक्स जो है इनको अभी साहित्य का नोबेल मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2022 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो साहित्य का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है। ऑप्शन है हमारे सामने, एनी एनॉक्स, यास्मीन रेजा, मिशेल हॉलेबैक, या फिर लीला स्लीमानी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनी एनॉक्स जो है इनको इस बार का साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। देखेंगे एक्सप्लेनेशन इनका।
और ये फ्रांस की लेखिका हैं। किसी भी नोबेल प्राइज़ प्राप्तकर्ता का देश हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि किस देश के हैं, क्या नाम है उनका और किस चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ों को टिक करके आप लोग देखिएगा। तो ये जो लेखिका हैं ये फ्रांस की हैं। फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स को साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है। उन्हें साहस और क्लिनिकल एक्यूटी के लिए सम्मानित किया गया है, जिसके माध्यम से वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक बाधाओं को उजागर करती हैं। एनी एनॉक्स ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत जो है वो 1974 में एक आत्मकथात्मक उपन्यास लेस आर्मरीज से इन्होंने अपनी शुरुआत जो है की थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ऑप्शन है हमारे सामने चीन, थाईलैंड, ब्राज़ील या फिर भारत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत जो है ये सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश बन गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है ये बन गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो मंत्रालय है इनके अनुसार सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और केंद्र सरकार की नीति ने भारतीय चीनी उद्योग की इस उपलब्धि को साकार किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन है हमारे सामने फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री लिज ट्रूज है ये। लिज ट्रूज ने अधिक कमाई करने वालों के लिए आयकर में कटौती की योजना को इन्होंने वापस ले लिया है और इस कदम से देश के वित्तीय बाजारों में उथल पुथल मच गई और साथ ही उन्होंने कहा कि वह सालाना 1,50,000 पाउंड से अधिक कमाई पर भुगतान किए गए शीर्ष 45% आयकर को ये जो है खत्म नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? ऑप्शन है हमारे सामने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा जो है, यहाँ पर ये हुआ है सम्मेलन। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सहकार भारती द्वारा बयानपुर गांव सोनीपत हरियाणा में आयोजन इसका किया गया था और कार्यशाला में 2000 से अधिक किसानों ने भाग लिया इसमें। और यह गंगा बेसिन में किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो कौन है ये? ऑप्शन है हमारे सामने कायला बैरोन, एनी मैकलेन, निकोल मान या फिर क्रिस्टीना कोच। तो उसका सही आंसर हो जाएगा निकोल मान। निकोल मान जो है ये अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली है। तो देखेंगे आप इसका एक्सप्लेनेशन। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निकोल मान 5 अक्टूबर 2022 को नासा के प्रक्षेपण मिशन के बाद अंतरिक्ष की पहली अमेरिकी मूल की महिला ये बन गई है। और निकोल मान जो है उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए दोपहर में फ्लोरिडा से इन्होंने उड़ान भरी थी। निकोल मान एक अनुभवी पायलट हैं जिन्होंने न केवल स्पेस में पहली स्वदेशी महिला के रूप में बल्कि क्रू ड्रैगन कैप्सूल की कमान संभालने वाली भी ये पहली महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कैरोलीन बर्टोजी, मोर्टन मैल्डेन के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है?
ऑप्शन से हमारे सामने रसायन विज्ञान का, साहित्य का, भौतिकी का या फिर चिकित्सा का। तो ये जो है इन्होंने रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ जीता है तीनों ने। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका भी। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मैल्डेन और R.K. बैरी शार्पलेस को अणुओं के साथ स्पिनिंग पर उनके काम के लिए इनको दिया गया है, जिसे क्लिक केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। क्लिक केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है इसको। अमेरिकी कैरोलिन ये कहाँ की है? अमेरिका की है कैरोलिन बर्टोजी और बैरी शार्पलेस, और ये जो है डेनिश वैज्ञानिक है मोर्टेन मैल्डोन। तो इनको जो है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल के लिए उनके काम के लिए इनको दिया गया है प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोनो अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया था अभी हाल ही में, तो वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे सामने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है ये नेशनल पार्क। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीतों की शुरुआत की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का इन्होंने गठन किया है, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण चीता टास्क फोर्स के कामकाज की सुविधा ये प्रदान करेगा, और यह 2 साल की अवधि के लिए लागू होगा, जो कि चीतों के स्वास्थ्य स्थिति, संगरोध और सॉफ्ट रिलीज संलग्न क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति और चीतों के कोनो नेशनल पार्क के आवास के अनुकूलन की निगरानी करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो ऑप्शन है हमारे लेबनान, सऊदी अरब, कतर या फिर मोरक्को। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लेबनान। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। भारत ने द्विपक्षीय सहायता के हिस्से के रूप में लेबनान सरकार को मेड इन इंडिया मोटर बाइक सौंप दी है। लेबनान सरकार ने भी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना की है, और डॉक्टर औसाफ सईद ये जो है सचिव हैं, इन्होंने लेबनान की यात्रा के दौरान साइकिलें इन्हें को सौंप दी गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन है हमारे सामने उफ्फे रब्निस्कोफ, मिकेल नॉर्टफोर्ड, स्वांते पाम्बो, अर्ने मेरमैन। तो ये जो है स्वांते पाम्बो को इस बार ही मिला है प्राइज। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका भी। स्वांते पाम्बो ने विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम के संबंध में उनकी उपलब्धियों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है, और उन्हें विकासवादी आनुवंशिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है। पाम्बो ने निएंडरथल जीनोम पर भी बड़े पैमाने पर इन्होंने काम किया है, और पैलियोजेनेटिक्स के संस्थापकों में ये एक रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है हमारे सामने दिविता रॉय, पल्लवी जोशी, निकिता रॉय या फिर कोमल चोपड़ा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दिविता रॉय जो है, इन्होंने इस बारी मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। कर्नाटक में जन्मी दिविता रॉय जो है इन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब इस बारी जीता है, और मिस यूनिवर्स 2021 जो कि कौन है, हरनाथ सिंधु ने अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाया, और 23 साल की दिविता जो है ये अब 71वें मिस यूनिवर्स 2022 पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। रिवीजन क्लास देखेंगे जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे क्वेश्चंस को, एक बार उनका सभी का रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बार बार करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने से चीज़ें बहुत जल्दी क्लिक होंगी
तो इसीलिए मैंने ये चीज़ शुरुआत करी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। प्रश्न है हमारा पहला, किस भारतीय अमेरिकी को, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ये भी चीज़ देखिएगा, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं, आकाश पटेल, पराग अग्रवाल, विवेक लाल या फिर लक्ष्मण नरसिम्हन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक लाल को दिया गया है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन हैं हमारे सामने, केएल राहुल को, सूर्य कुमार यादव को, दिनेश कार्तिक को या फिर शिखर धवन को। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन को जो है ये कैप्टन नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायुसेना ने पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया है जिसका नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन है हमारे सामने, प्रगति, प्रचंड, प्रत्यक्ष या फिर प्रत्यंच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचंड जो है इसको शामिल किया है और ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र एसडीजी एक्शन अवार्ड 2022 के चेंज मेकर सम्मान जो है मिला है? तो किसको मिला है? ऑप्शन है हमारे सामने, सृष्टि बख्शी, नताशा पॉल, अरुंधति रॉय या फिर निरूपा सोम। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि बख्शी जो है इनको एसडीजी एक्शन चेंज मेकर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार जो है वो किस राज्य को दिया है? तो ऑप्शन है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो ये जो है इसमें सबसे जो पहला पुरस्कार है इसको फर्स्ट पोजीशन पे तेलंगाना इसमें रहा है। और अगर हम शहरों की बात करें तो इसमें जो है इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का ये इंदौर को मिला है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? ऑप्शन है हमारे सामने, नीरज चोपड़ा, पंकज त्रिपाठी, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को जो है चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया है। प्रश्न हमारे सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? हमने पहले डीप में भी पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, अभी दूसरे तरीके से सामने आया हमारे, देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन है हमारे सामने, युवा लेखकों के लिए, युवा उद्यमियों के लिए, युवा वैज्ञानिकों के लिए या फिर यंग टेक डेवलपर्स के लिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युवा लेखकों के लिए ये युवा 2.0 जो है लॉन्च किया है और ये प्रधानमंत्री की योजना है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर को ही जो है अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से 2 दिवस, स्वच्छ भारत दिवस के रूप में और अहिंसा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? ऑप्शन है हमारे सामने, मुंबई, ताशकंद, मॉस्को या फिर नई दिल्ली। उसका राइट आंसर हो जाएगा ताशकंद में जो है ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये, इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं 38, 40, 42 या फिर 45। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 जो है ये भारत की रैंक है। और अगर हम देशों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो देश है वो है स्विट्ज़रलैंड।
स्विट्जरलैंड जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। और भारत की जो है लास्ट ईयर 2021 में जो रैंक थी वो कितनी थी, तो वो हमारी थी 46, और इस बारी जो है हमारी क्या रैंक रही है, 40 रही है। तो सारी बातें ध्यान रखने वाली हैं ये। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने जनजातियों के विश्वकोश जो है जारी किया है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने जो है ये जारी किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखेंगे पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है हमारा, पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। तो एकदम सही है, ये पुल्लमपारा जो है ये पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जबकि ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, क्योंकि जो पुल्लमपारा है ये केरल में है। कहाँ पर है ये? केरल में है। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है और दूसरा रॉन्ग है। तो हमारा पूछा गया है सत्य कथन, तो केवल कथन एक जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत सतर्कता के साथ आप देखिएगा, क्योंकि गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। किसको की है? रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को। और कहाँ पर है ये? चित्रकूट जिले में है। ठीक है, तो बात एकदम सही है। इसके पहले 3 अभ्यारण्य हमारे पास ऑलरेडी हैं और चौथा जो है ये रानीपुर हो जाएगा। और जो ये अभ्यारण्य है, दूसरा स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट भी एकदम सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम से सही है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे सामने, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अजय माथुर या फिर लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चौहान या फिर लेफ्टिनेंट जनरल कौशल पटेल। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है इनको सेकंड CDS हमारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। किसको बनाया गया है? ऑप्शंस हमारे सामने है, लखनऊ, मुंबई, वाराणसी या फिर कोलकाता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेफिनेटली पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर। तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाराणसी। ये वाराणसी में इसको राजधानी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत एवं अमेरिका के बीच किस संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन हैं हमारे सामने, अस इंडेक्स, अभ्यास 01/22, गरुड़ शक्ति या फिर मित्र शक्ति। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास 01/22 जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, जबकि जो मित्र शक्ति है ये श्रीलंका के साथ हमारा हुआ है, और गरुड़ शक्ति जो है ये इंडोनेशिया के साथ हुआ है, और जो ये अस इंडेक्स है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। तो इस तरह से सारे जो अभ्यास है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटाट डे जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे सामने है, 4 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 3 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अक्टूबर जो है इसमें वर्ल्ड हैबिटाट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे सामने है, ध्रुव, प्रचंड, मंगुस्ता या फिर अपाची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रचंड जो है ये हमारा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, जिसको कि हमारा मेड इन इंडिया
जो प्रोग्राम है इसके तहत बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपर टाइफून नानमडोल, क्या नाम है, नानमडोल जो है ये, इसने किस देश को प्रभावित किया है? ऑप्शन हमारे सामने है, जापान, चीन, अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान के साथ जो है ये, जापान के तट पर ये वाला नानमडोल जो है ये साइक्लोन आया है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा फेवरेट रहते हैं ये यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के तो स्पेशली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ में साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं ये? ऑप्शन हमारे सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसने प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रों के साथ में साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये प्रोग्राम था ख़त्म हुआ। और अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेके आऊँ जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो थैंक यू सो मच।